नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट फर्टिलाइजेशन प्रोसेस. अब ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हम फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के बारे में डिस्कस करेंगे. सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्राइमरली इन्वॉल्व्स फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट्स. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पहले गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है एंड देन उनमें फ्यूजन होता है. सो मेल गैमीट स्पर्म का फॉर्मेशन मेल गोनैड टेस्टिस में होता है एंड फीमेल गैमीट्स ओवम का फॉर्मेशन फीमेल गोनैड्स ओवरी में होता है. एंड ऑलरेडी इन आवर प्रीवियस लेक्चर्स वी हैड डिस्कस्ड about the formation and structure of male and female gametes, and now in this lecture we will discuss about the fusion of male and female gametes, that is called as fertilization. So fertilization is the process which involves the fusion of haploid male and female gametes resulting in the formation of diploid zygote. So fertilization process में haploid male gamete का fusion हैप्लॉइड फीमेल गैमीट के साथ होता है एंड डिप्लॉयड जाइगोट फॉर्म होता है. सो जब मेल गैमीट का फ्यूजन फीमेल गैमीट से होता है एंड जाइगोट फॉर्म होता है, इस प्रोसेस को हम सिंगैमी भी कहते हैं. इन ह्यूमंस द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल एंड इट यूजुअली टेक्स प्लेस इन द एम्प्यूला ऑफ द फेलोपियन ट्यूब. सो ह्यूमन बीइंग में फर्टिलाइजेशन प्रोसेस इंटरनल होता है एंड यूजुअली ये फेलोपियन ट्यूब के एम्प्यूला रीजन में होता है. सो हियर यू कैन सी दिस इज़ द ओवरी जहाँ पर कि फीमेल गैमीट ओवम का फॉर्मेशन होता है और जब यहाँ से ये रिलीज़ होते हैं और स्पर्म्स एंटर होते हैं फीमेल के जेनाइटल ट्रैक्ट से. सो यहाँ पर दिस पार्ट इज़ कॉल्ड एज फेलोपियन ट्यूब. तो ये इनका फेलोपियन ट्यूब है एंड फेलोपियन ट्यूब का ये एम्प्यूला रीजन है. यस, सो दिस रीजन इज़ कॉल्ड एज इस्थमस और ये वाला रीजन होता है एम्प्यूला रीजन और इसी रीजन में फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है. यस, सो फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस वेयर इन द एम्प्यूला रीजन एंड दिस फेलोपियन ट्यूब इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज यूट्रीन ट्यूब. सो इस फेलोपियन ट्यूब को हम यूट्रीन ट्यूब भी कहते हैं. The fertilized egg or zygote will develop into an embryo and this process occur within the uterus. So fertilized egg या zygote develop होते हैं embryo में and ये process होता है uterus में. So as we had studied that during menstrual cycle, at the mid phase of menstrual cycle, 14th day of ovulation में when Graafian follicle rupture and release of secondary oocyte takes place. So जब Graafian follicle rupture होता है ovulation day में 14th day ovulation पर secondary oocyte यहाँ से release होता है और वो फिम्ब्री उनको अपनी तरफ खींचते हैं. सो ऑस्टियम से होते हुए ये फेलोपियन ट्यूब के इन्फंडिबुलम रीजन से होते हुए पहुँचता है एम्प्यूला रीजन में. यस, दिस इज़ द फेलोपियन ट्यूब, इसे हम यूट्रीन ट्यूब भी कहते हैं. सो फेलोपियन ट्यूब के एम्प्यूला रीजन में ये ओव्यूलेटेड सेकेंडरी oocyte रीचेस. दिस सेकेंडरी oocyte स्टॉप्स एट द स्टेज ऑफ मियोसिस 2 मेटाफेज 2. ये जो सेकेंडरी oocyte है ये मियोसिस 2 के मेटाफेज 2 में अरेस्टेड होता है. इनका मेटाफेज 2 कंप्लीट अभी तक नहीं हुआ होता है. सो एज this secondary oocyte reaches in the fallopian tube and if during copulation or during sex if sperm reaches in the fallopian tube then what will happen? So during the copulation or during the sex when the discharge of semen in the vagina, so that is called as insemination. So अगर semen एंटर होता है फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट वजाइना में, सो इस प्रोसेस को हम कहते हैं इंसेमिनेशन. तो यहाँ से स्पर्म का जब इंसेमिनेशन होता है तो वो स्विम होते हैं फ्रॉम द वेजाइना टू सर्विक्स. वेजाइना से सर्विक्स रीजन में जाता है एंड देन यूट्रीन कैविटी से होते हुए फेलोपियन ट्यूब के फर्स्ट पार्ट दैट इज़ वेरी नैरो पार्ट ऑफ द फेलोपियन ट्यूब कॉल्ड एज इस्थमस. सो फेलोपियन ट्यूब के इस्थमस से होते हुए ये स्पर्म रीच होता है इनके एम्प्यूला रीजन में. यस, सो एम्पुला रीजन में जब स्पर्म रीच होता है देन यहाँ पर सेकेंडरी oocyte जो रिलीज़ हुई है ओवरी से, ये रिलीज़ होने के बाद सेकेंडरी oocyte
अराउंड 24 आवर्स तक ये सर्वाइव करती है. सो अगर इसी बीच में कॉपुलेशन के थ्रू अगर स्पर्म्स एंटर होते हैं फेलोपियन ट्यूब के एम्पुलर रीजन में, देन यहाँ पर सेकेंडरी oocyte एंड स्पर्म्स का मीटिंग होता है इसी एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन पर. ये एम्पुलर रीजन है, एम्पुलर रीजन, और ये इस्थमस रीजन के जंक्शन पर ही स्पर्म्स एंड सेकेंडरी oocyte का मीटिंग होता है. एंड स्पर्म्स क्या करता है, यहाँ पर स्पर्म्स के हेड रीजन में, कैप रीजन में एक्रोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, उनका न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, वहाँ पे सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं एंड दे हैव सम एंजाइम्स ऑल्सो. सो ये जो एंजाइम्स होते हैं स्पर्म्स में, सो ये पेनिट्रेट करते हैं जोना पेलुसिडा को. यस, सेकेंडरी oocyte के जोना पेलुसिडा को ये एंजाइम्स पेनिट्रेट करते हैं एंड अपना सेंट्रियोल रिलीज़ कर देते हैं सेकेंडरी oocyte में. जैसे ही स्पर्म का सेंट्रियोल रिलीज़ होता है सेकेंडरी oocyte में, देन उनका इमीडिएट उनका एनाफेज 2 एंड टेलोफेज 2 फेज़ कंप्लीट हो जाता है. एंड अब ये जो सेकेंडरी oocyte था ये कन्वर्ट हो जाता है ओवम में. यस, सेकेंडरी oocyte किस में कन्वर्ट हो जाता है, ओवम में कन्वर्ट हो जाता है. सो अब इनका एनाफेज 2 एंड टेलोफेज 2 कंप्लीट होता है सेकेंडरी oocyte का, एंड देन सेकेंडरी oocyte विल कन्वर्टेड इनटू ओवम एंड सेकेंड पोलर बॉडी विल फॉर्म. यस, सो सेकेंडरी oocyte कन्वर्ट हो जाता है ओवम में, और यहाँ पे स्पर्म ने अपना सेंट्रियोल दिया सेकेंडरी oocyte को. स्पर्म का सेंट्रियोल एंड न्यूक्लियस ये रिलीज़ होता है जब सेकेंडरी oocyte में. सो सेंट्रियोल मिलते ही उनका एनाफेज एंड टेलोफेज 2 कंप्लीट होता है, सेकेंडरी oocyte कन्वर्ट हो जाता है ओवम में एंड सेकेंड पोलर बॉडी. सो अब स्पर्म का न्यूक्लियस एंड सेकेंडरी oocyte का न्यूक्लियस कंबाइन होते हैं. यस, द न्यूक्लियस ऑफ स्पर्म एंड सेकेंडरी oocyte दे कंबाइन एंड जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है. सो इफ सेंट्रियोल्स विल नॉट रीच टू द सेकेंडरी oocyte, अगर यहाँ से स्पर्म रीच नहीं होंगे और यहाँ से कोई भी एक स्पर्म का सेंट्रियोल सेकेंडरी oocyte में रिलीज़ नहीं होगा, देन व्हाट विल हैपन, द सेकेंडरी oocyte विल नेवर बी एबल टू कंप्लीट इट्स मेटाफेज 2 स्टेज. यस, सो अगर सेकेंडरी oocyte को अगर सेंट्रियोल स्पर्म्स का सेंट्रियोल नहीं मिलेगा, सो सेकेंडरी oocyte कभी भी अपना मेटाफेज 2 स्टेज कंप्लीट नहीं कर पाती एंड इनका फर्टिलाइजेशन भी नहीं होता, एंड देन मेंस्ट्रुम के थ्रू ये फीमेल बॉडी से रिलीज़ हो जाते हैं. सो नाउ हियर इफ फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस एंड जाइगोट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, यू कैन सी हियर इज़ द जाइगोट, जो कि फेलोपियन ट्यूब के एम्पुलर रीजन में यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुआ, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, एंड देन दिस जाइगोट रीचेस टूवर्ड्स द यूट्रस. अब ये जो जाइगोट है ये यूट्रस की तरफ रीच करेगा और यहाँ पर जाइगोट डेवलप होगा एम्ब्रियो में और इसका इम्प्लांटेशन होगा. बट इसके बीच में यहाँ से जाइगोट के यहाँ तक यूट्रस के तक आने के बीच में हियर मल्टीप्लिकेशन टेक्स प्लेस. यस, जाइगोट मल्टीप्लाई इन बिटवीन. अब जब जाइगोट फॉर्मेशन हो जाता है यहाँ पर, देन अब जाइगोट का इम्प्लांटेशन होगा यूट्रस में, ये डेवलप होगा एम्ब्रियो में, इसका इम्प्लांटेशन होगा यूट्रस में. बट इनके बीच में यहाँ पर जो फेलोपियन ट्यूब के एम्पुलर रीजन से यूट्रस तक आने तक यहाँ पे जाइगोट में मल्टीप्लिकेशन होता रहता है. यस, सो आफ्टर 12 to 24 आवर्स जाइगोट डिवाइडेड इनटू 2 cells. देन फास्ट फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, फास्ट डिवीजन टेक्स प्लेस, एंड यहाँ पर जाइगोट में डेवलपमेंट होता है 2 to 4 सेल्ड स्टेज, 4 to 8 सेल्ड स्टेज, 8 to 16 सेल्ड स्टेज. सो इस तरह से मोरूला फॉर्म हो जाता है, जो कि 3rd डे, फर्टिलाइजेशन के 3rd डे यहाँ पर मोरूला फॉर्म होता है, 4th डे. एंड देन 5th to 7th डे में, यू कैन सी हियर 7th डे, सो अराउंड 7th डे इसका इम्प्लांटेशन हो जाता है एम्ब्रियो का, ये डेवलप हो जाता है एम्ब्रियो में, इनका इम्प्लांटेशन हो जाता है यूट्रीन वॉल के ऊपर. एंड नाउ दिस एम्ब्रियो विल ट्राई टू स्टिक टू द एंडोमेट्रियम वॉल. अब ये एम्ब्रियो एंडोमेट्रियम की वॉल पे
स्टिक होने की कोशिश करता है एंड नाउ इट बिकॉज नाउ इट नीड न्यूट्रिशन. यस, सो न्यूट्रिशन के लिए जब ये एंडोमेट्रियम की वॉल में स्टिक होना चाहता है, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं इम्प्लांटेशन. So as already fertilization takes place and now there is no need of any protective layer. यहाँ से जो zona pellucida की लेयर होंगी वो भी स्प्लिट हो जाती हैं, डिसइंटीग्रेट हो जाती हैं या डिज़ोल्व हो जाती हैं या डिसअपियर वी कैन से हो जाती हैं. एंड देन अब इनमें ही 2 लेयर्स फॉर्म होते हैं, इनर मास ऑफ सेल एंड ट्रोफोब्लास्ट, दैट वी विल डिस्कस इन द मैकेनिज्म ऑफ फर्टिलाइजेशन. Now let's discuss about the mechanism of fertilization, which is as follows. So first of all, movement of sperms towards the egg. Sperm का movement egg की तरफ. So during copulation, insemination में when sperms enters in the female genital tract, then it passes from vagina to cervical canal. यहाँ से uterus से होते हुए it goes where? In the fallopian tube, or we can say oviduct, and then it will reach to the secondary oocyte. Yes, so here movement of sperms, it involve capacitation of sperm reaching the vagina, and here as many as 50% are demotilized, broken, destroyed, and remaining sperms undergo capacitation, and this process require 5 to 6 hours. So sperms का movement egg की तरफ, sperm move हो रहे हैं copulation के बाद, enter हो रहे हैं vagina में, cervical canal और uterus से होते हुए oviduct में पहुँचते हैं और वहाँ पर ओवम तक रीच करेंगे. यस, सो इस प्रोसेस में यहाँ पर स्पर्म्स का कैपेसिटेशन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. So capacitation takes place in the uterus and then only sperms can migrate to oviduct to fertilize the ova. So capacitation means what? The hyperactivity of the sperm, which involves several biochemical changes and modification to the spermatozoa and plasma membrane. So this capacitation, it is the ability to penetrate and fertilize the egg. So this capacitation process, it is a functional maturation of spermatozoa and thereby the acrosome reaction become possible. So capacitation क्या है? ये spermatozoa का maturation so that functionally they will be active and easily can fertilize the egg, and after capacitation only acrosome reaction become possible. So after capacitation the sperms will be more competent to fertilize the oocyte, and after capacitation only acrosome reaction can occur. So this capacitation process whereby the glycoprotein coat is modified and seminal proteins are removed from the surface of the sperm. So capacitation process में क्या होता है, यहाँ पर जो ग्लाइकोप्रोटीन का कोट होता है स्पर्म्स के ऊपर वो मॉडिफाई हो जाता है एंड सेमिनल प्रोटीन्स रिमूव हो जाते हैं स्पर्म्स के सरफेस पर, और ये कैपेसिटेशन प्रोसेस होता है यूट्रस में. एंड इसके बाद ही जो स्पर्म्स होते हैं वो हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, यहाँ पे वेरियस बायोकेमिकल चेंजेस हो जाते हैं उनमें, उनके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में उनमें मॉडिफिकेशन होता है एंड स्पर्म्स हाइपर एक्टिव हो जाते हैं एंड कॉम्पिटेंट हो जाते हैं and they will be more able to penetrate the ova and fertilize the ova. So capacitation process में sperms functionally mature हो जाते हैं. Yes, sperms और spermatozoa functionally mature हो जाते हैं और उसके बाद ही इनका जो acrosome का reaction होता है ये possible होता है. And this capacitation process require 5 to 6 hours. And after that, after capacitation, here acrosome membrane become thin, calcium enters the sperm and the tail begin to show rapid and whiplash movement. So capacitation के बाद acrosome की जो membrane है वो thin हो जाती है,
यहाँ पर स्पर्म्स में कैल्शियम एंटर होता है, उनके जो टेल हैं उनमें रैपिड विप्लैश मूवमेंट होने लगता है एंड ईजिली दे कैन मूव इन द यूट्रस एंड दे कैन ट्राई टू रीच द ओविडक्ट. So as a result of this capacitation, sperm become extra active and begin to start moving upward from the vagina to uterus and to the oviduct. So capacitation के बाद ही sperms extra active हो जाते हैं, hyperactive हो जाते हैं, competent हो जाते हैं, upward movement उनमें start हो जाता है, vagina से uterus and uterus से oviduct में वो move करते हैं. So after capacitation here, millions of sperms moves, but faster and active one only reaches in the ampullary region and fertilize with secondary oocyte. So copulation में यहाँ पे millions of sperms enter होते हैं फीमेल जेनेक्ट में, वजाइना से होते हुए सर्वाइकल कैनाल में, बट यहाँ पर जो फास्टर वन होते हैं, जो मोस्ट एक्टिव होते हैं, जो हाइपर एक्टिव होते हैं, वही रीच करते हैं एम्पुलरी रीजन में एंड सेकेंडरी oocyte को फर्टिलाइज करते हैं. The prostaglandins activate the sperms and the vestibular secretion of females also enhance sperm's motility. The sperm swims at an average speed of 1.5 to 3 millimeter per minute. So prostaglandins sperms को activate करते हैं. फीमेल्स में वेस्टिबुलर सिक्रीशन भी स्पर्म्स की मोटिलिटी को इन्हेंस करता है एंड स्पर्म्स का एवरेज स्पीड जो होता है स्विमिंग का, दैट इज़ 1.5 to 3 millimeter per minute. The sperms reach up to ampulla as a result of their own swimming and partly by contraction of uterus and fallopian tube stimulated by oxytocin of female. So अब sperm swim करते हुए रीच करता है fallopian tube के ampulla region में एंड इस समय यूट्रस एंड fallopian tube में contraction होता है जो कि फीमेल्स में ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स के स्टिमुलेशन की वजह से होता है. सो ऑक्सीटोसिन हार्मोन दे स्टिमुलेटेड दिस फेलोपियन ट्यूब एंड यूट्रस सो दैट यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन होता है एंड स्पर्म्स स्विम करते हुए रीच होते हैं फेलोपियन ट्यूब के एम्पुला रीजन में. आफ्टर कैपेसिटेशन द स्पर्म्स में रीच एम्पुला विद इन 5 minutes and sperms can remain viable for 24 to 48 hours. So when sperms reaches in the uterus, जब sperms uterus में reach होते हैं then इनमें capacitation होता है and after capacitation only they migrate to oviduct. कैपेसिटेशन के बाद ही ये ओविडक्ट में माइग्रेट होते हैं एंड यहाँ आकर सेकेंडरी oocyte या ओवम को फर्टिलाइज करते हैं. तो कैपेसिटेशन के बाद स्पर्म्स फेलोपियन ट्यूब के एम्पुला रीजन में 5 minutes में रीच होते हैं एंड यहाँ पर ये 24 to 48 hours तक लाइव रहते हैं, ये सर्वाइव करते हैं एंड ओवम रिलीज़ होता है ओव्यूलेशन के बाद एंड जब ओवम रिलीज़ होकर यहाँ पर फेलोपियन ट्यूब के एम्पुला रीजन में आता है सो ओवम 24 hours के लिए सिर्फ वाइबल रहता है. सो जब यहाँ से ओवम आएगा फेलोपियन ट्यूब के एम्पुला रीजन में 24 hours तक वहाँ पर वाइबल रहेगा, लाइव रहेगा और अगर उसी बीच में कॉपुलेशन के थ्रू अगर स्पर्म्स रीच होंगे एम्पुला रीजन में एंड देन ओनली फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस. सो कैपेसिटेशन के बाद ही स्पर्म्स रीच होते हैं एम्पुला रीजन में, वो वाइबल रहते हैं 24 hours to 48 hours तक, मीन्स 1 or 2 days तक वहाँ पर लाइव रहते हैं और उसी समय अगर यहाँ से ओवरी से ओवम या सेकेंडरी oocyte अगर रिलीज़ होगा देन ओनली फर्टिलाइजेशन विल टेक्स प्लेस. सो स्पर्म्स यहाँ पे वाइबल रहते हैं एम्पुला रीजन में 48 hours तक, 24 to 48 hours तक, whereas ओवम अबाउट 24 hours तक ही यहाँ पर सर्वाइव करते हैं. नाउ नेक्स्ट इज एंट्री ऑफ स्पर्म इनटू द एग. सो नाउ वी विल सी हाउ स्पर्म्स
एंटर इनटू द एग. स्पर्म्स किस तरह से एग के अंदर रीच करते हैं. So out of 200 to 400 million sperm, only few hundred manage to reach the ampulla. So copulation के बाद millions of sperms move, but faster and active one reaches to the ampullary region. So millions of sperms move होते हैं, swim करते हैं, लेकिन उनमें से few hundred ही reach कर पाते हैं ampulla region में. Though many sperms reach the ampulla, but only a single sperm fertilize the ovum. So ampulla region में भी कई 100 sperms reach होते हैं, many sperms reaches ampulla region में, but उनमें से भी single sperm ही fertilize करता है secondary oocyte को. A sperm after reaching the egg or ovum comes to lie against it, and its acrosome release lysins like hyaluronidase and corona penetrating enzymes. So जब sperm reach करता है secondary oocyte तक fallopian tube के ampulla region में, and जो faster one होगा, only one sperm which is the faster one, वही secondary oocyte को fertilize करेगा. So what will happen here, sperms का जो acrosome होता है वो रिलीज़ करता है लाइसिन्स, हाइलुरोनिडेज एंड कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम्स यहाँ से रिलीज़ होते हैं. अब जो यहाँ पर हाइलुरोनिडेज एंजाइम है एक्रोसोम का, ये फॉलिक्यूलर सेल्स के हाइलुरोनिक एसिड्स को ये हाइड्रोलाइज करता है. एंड कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम्स ये कोरोना रेडिएटा को पेनिट्रेट करते हैं. इनके जो ये सराउंडिंग यहाँ पे कोरोना रेडिएटा के सेल्स हैं, इनको पेनिट्रेट करते हैं, इनको ब्रेक करके अंदर जोना पेलुसिडा तक पहुँचते हैं. यस, सो दे सेपरेट एंड डिसॉल्व द सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटा, सो द स्पर्म हेड पासेस थ्रू द जोना पेलुसिडा ऑफ द एग. हाइलुरोनिडेज एंजाइम ये फॉलिक्यूलर सेल्स के हाइलुरोनिक एसिड्स को हाइड्रोलाइज करते हैं. एंड जोना लाइसिन्स और एक्रोजिन ये जोना पेलिसिडा को डाइजेस्ट कर लेते हैं. यस, ये लाइसिन एंजाइम जोना पेलिसिडा को डाइजेस्ट कर लेते हैं. कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम्स ये कोरोना रेडिएटा को पेनिट्रेट करके उनको डिसॉल्व कर देते हैं इनके सेल्स को. और अब स्पर्म्स का जो हेड है वो जोना पेलुसिडा के थ्रू पास होता है एंड एग के अंदर अपना न्यूक्लियस, अपना सेंट्रियोल को रिलीज़ करते हैं. सो हियर यू कैन सी इन दिस फिगर, as millions of sperms move, but faster and active one only reaches in the ampullary region and fertilize with secondary oocyte. Yes, so millions of sperm move होते हैं, but जो faster और active one होगा वही ampullary region में आकर secondary oocyte को fertilize करेगा. So out of millions of sperms, few hundred only manage to reach ampulla, and उनमें से भी only one sperm, single sperm fertilize the secondary oocyte. जो faster one होगा, active होगा, वही fertilize करेगा secondary oocyte को. जो active sperm जो सबसे पहले reach होगा secondary oocyte तक ampullary region में, first of all बाइंडिंग ऑफ स्पर्म इनटू जोना पेलिसिडा. सो ये जो स्पर्म फास्टेस्ट स्पर्म होगा ये जोना पेलिसिडा की लेयर से बाइंड हो जाता है एक्रोसोमल वेसिकल के थ्रू, एंड देन हियर एक्रोसोमल रिएक्शन टेक्स प्लेस. एक्रोसोमल रिएक्शन में हियर एज वी नो in this region, in the cap region, in the acrosome region of sperm, here some enzymes are present which penetrate zona pellucida. So इनके जो enzymes होंगे acrosome region में ये zona pellucida को penetrate करते हैं. So here acrosomal reaction takes place first, एंड यहाँ से जो एंजाइम्स रिलीज़ होंगे वो पेनिट्रेट करते हैं जोना पेलिसिडा को. हियर यू कैन सी दिस इज स्पर्म्स एंड ये एंजाइम्स आर पेनिट्रेटिंग दिस जोना पेलिसिडा लेयर. सो सबसे पहले वो कोरोना रेडिएटा की जो लेयर है उनको
डाइजेस्ट कर लेते हैं, उनको डिज़ोल्व कर देते हैं एंड देन रीच होते हैं जोना पेलिसिडा तक और उनको पेनिट्रेट करते हैं. देन हियर फ्यूजन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन टेक्स प्लेस. प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फ्यूजन होता है एंड देन स्पर्म न्यूक्लियस एंटर इनटू एग साइटोप्लाज्मा. भी ये एग का साइटोप्लाज्मा है. यहाँ पर स्पर्म का न्यूक्लियस एंड सेंट्रियोल रिलीज़ हो जाता है. जैसे ही स्पर्म्स का सेंट्रियोल यहाँ रिलीज़ होता है, इनका मियोसिस 2 मेटाफेज 2 जो कंप्लीट नहीं हुआ था, अब मेटाफेज 2 कंप्लीट होता है. उसके साथ ही एनाफेज 2 एंड टीलोफेज 2 कंप्लीट होता है. एंटायर मियोसिस 2 प्रोसेस completed and then secondary oocyte will convert into ovum and second polar body will form. So now in this way here fertilization takes place when the nucleus of sperm and secondary oocyte combine and then formation of zygote takes place. So when the sperm touches this vitelline membrane of secondary oocyte, it undergoes physiochemical changes and gets converted into fertilization membrane. So जब sperms secondary oocyte का vitelline membrane को touch करता है, then यहाँ पर physiochemical changes होते हैं and ये membrane convert हो जाती है fertilization membrane में, which prevent entry of other sperm टू अवॉइड पॉलीस्पर्मी. सो ये एक हार्ड वॉल बना लेती है अपने सराउंडिंग में, जिसे हम फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन कहते हैं, जिसकी वजह से दूसरे पीछे से आने वाले दूसरे स्पर्म्स सेकेंडरी oocyte में एंटर नहीं हो सकते एंड यही पॉलीस्पर्मी को प्रिवेंट करती है. मीन्स एक सेकेंडरी oocyte में सिर्फ एक ही स्पर्म अपना न्यूक्लियस एंड सेंट्रियोल रिलीज़ करता है एंड उनके बाद उनमें एक फिजियोकेमिकल चेंज हो जाता है और उनकी लेयर के सराउंडिंग में एक हार्ड वॉल फॉर्म हो जाती है, जिसे हम फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन कहते हैं, जो कि पॉलीस्पर्मी को प्रिवेंट करता है एंड नो अदर स्पर्म कैन एंटर इन द सेकेंडरी oocyte. दिस जोना पेलिसिडा लेयर they has fertilizing receptor proteins. So zona pellucida की लेयर में fertilizing receptor proteins present होते हैं, that is ZP3 or we can say ZP2. Yes, so these are fertilizing receptor protein और वी कैन से स्पर्म बाइंडिंग प्रोटीन, जो कि सेकेंडरी oocyte के जोना पेलिसिडा पे प्रेजेंट होते हैं. एंड स्पर्म्स दे हैव एंटी फर्टिलाइजिंग प्रोटीन. स्पर्म्स में एंटी फर्टिलाइजिंग प्रोटीन होता है. सो दिस फर्टिलाइजिंग प्रोटीन दे बाइंड टू दिस स्पेसिफिक protein of sperm, that is anti-fertilizing protein, and that brings about the attraction of sperm to the egg to enhance the fertilization. So इनका जो fertilizing protein receptor protein है and sperms में anti fertilizing proteins जो हैं, इनमें attraction होता है जो कि fertilization को enhance करते हैं. So this fertilizing protein of secondary oocyte which is present in the zona pellucida and anti-fertilizing protein which is present in the sperms. So here interaction takes place in between them, so that here fertilizing and anti-fertilizing reaction, that is also called as compatibility reaction. Due to that here fertilization process enhance and takes place, so that this compatibility reaction enhance the fertilization process and it brings about the attraction of sperms to the egg. Now acrosome reactions. As the sperm head touches zona pellucida in the animal pole region, its acrosome covering ruptures to release lytic enzyme acrosin or zona lysine. So जब स्पर्म्स का हेड एनिमल पोल रीजन पर जोना पेलिसिडा को टच करता है, देन एक्रोसोम का कवरिंग रैप्चर हो जाता है एंड ये रिलीज़ करते हैं लिटिक एंजाइम लाइक एक्रोसिन एंड जोना लाइसिन एंजाइम्स को रिलीज़ करते हैं.
सो ये ज़ोना लाइसिन या एक्रोसिन ये डाइजेस्ट कर लेते हैं, ज़ोना पेलिसिडा की लेयर को डाइजेस्ट कर लेते हैं, एंड नाउ स्पर्म रीचेस प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द oocyte। सो अब ये स्पर्म oocyte के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में रीच कर जाता है, and now they act on zona pellucida at the point of contact, and this cause egg reaction. A small fertilization cone or cone of reception is formed on the egg membrane. So here अब यहाँ पर ये जो एंजाइम्स हैं ये जोना पेलिसिडा पर एक्ट करते हैं, सो दैट जोना पेलिसिडा की जो लेयर है ये डाइजेस्ट कर लेते हैं, स्प्लिट हो जाती है, एंड इनके अंदर का जो कंटेंट है, जो मटेरियल है, वो रिलीज़ हो जाता है, और अब यहाँ पर एग रिएक्शन होता है। यस, अब यहाँ पर एक स्मॉल फर्टिलाइजेशन कोन का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसे हम कोन ऑफ रिसेप्शन भी कहते हैं। सो एग मेम्ब्रेन के ऊपर एक कोन फॉर्म होता है, और यहीं से इनके अंदर के जो न्यूक्लियस है या इनका सेंट्रियोल है ये रिलीज़ होता है सेकेंडरी oocyte में। द स्पर्म हेड कम्स इन कॉन्टैक्ट विद दिस कोन, इट रिजल्ट्स इन प्रोडक्शन ऑफ वीक वेव ऑफ डीपोलराइजेशन। सो अब स्पर्म का हेड इस कोन के कॉन्टैक्ट में आता है, हियर यू कैन सी, एंड इसकी वजह से यहाँ पर एक डीपोलराइजेशन का एक वीक वेव फॉर्म होता है, जहाँ पर कि स्पर्म रीच होता है oocyte के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, एंड नाउ इट रिलीजेस इट्स कंटेंट इन द oocyte। सो हियर यू कैन सी इन दिस फिगर एज स्पर्म मेक्स कॉन्टैक्ट विद एग, यहाँ पर स्पर्म है, एक्रोसोम यहाँ पे पेनिट्रेट करेगा, इनके एंजाइम्स हेल्प करते हैं पेनिट्रेशन में, एंड नाउ एक्रोसोम रिएक्ट विद द जोना पेलिसिडा से यहाँ पे रिएक्ट करते हैं, यहाँ पे हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स उसके लिए हेल्प करते हैं। नाउ स्पर्म्स रिएक्ट विद पेरीवेटिलाइन मेम्ब्रेन तक पहुँचते हैं, इनको पेनिट्रेट करते हैं। सो यहाँ पर जो प्रोटीन रिसेप्टर्स हैं, फर्टिलाइजिन एंड एंटी फर्टिलाइजिन रिएक्शन होता है, कंपैटिबिलिटी रिएक्शन, एंड देन हियर प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ स्पर्म एंड एग का फ्यूजन होता है। नाउ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ बोथ सेल्स डिसॉल्व एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। The sperm nucleus and the centrioles enter the egg while other parts remain outside. So plasma membrane दोनों ही सेल के डिसॉल्व हो जाते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे, यू कैन सी हियर एट दिस पॉइंट, एंड स्पर्म का न्यूक्लियस एंड सेंट्रियोल एंटर होता है एग सेल के अंदर, एंड इनका जो अदर पार्ट है वो एग सेल के बाहर रहता है। As soon as the sperm head touches the vitelline membrane, a cortical reaction gets activated, changing the vitelline membrane into a fertilization membrane by deactivating the sperm receptor of zona pellucida. So here you can see, as the sperm touches the vitelline membrane, the cortical reaction gets activated. Yes, so जब sperm टच होता है विटिलाइन मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट करता है, तो यहाँ पे कॉर्टिकल रिएक्शन होता है, जिसकी वजह से विटिलाइन मेम्ब्रेन चेंज हो जाती है फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन में। अब जोना पेलिसिडा के सराउंडिंग में एक हार्ड कोट लेयर फॉर्म होती है, जो कि स्पर्म रिसेप्टर की जो उनकी एबिलिटी है उनको डीएक्टिवेट कर देता है, एंड नाउ कोई भी दूसरा स्पर्म कैन नॉट पेनिट्रेट एंड कैन नॉट रिलीज देयर कंटेंट इनसाइड द ओवम। यस, सो ये पॉलीस्पर्मी को अवॉइड करता है। सो अ डिस्टिंक्ट पेरीवेटिलाइन स्पेस इज क्रिएटेड अराउंड द फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन, एंड दिस प्रिवेंट एनी फर्दर एंट्री ऑफ अदर स्पर्म इनटू द एग, दैट इज पॉलीस्पर्मी इज अवॉइडेड। सो इन दिस वे हियर फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन के सराउंडिंग में एक पेरीवेटिलाइन स्पेस क्रिएट हो जाता है, जो कि अदर स्पर्म्स की एंट्री को प्रिवेंट करता है, बिकॉज ओनली वन स्पर्म विल फर्टिलाइज। जब एक स्पर्म का न्यूक्लियस एंड सेंट्रियोल यहाँ पर रिलीज़ होता है, सो इमीडिएटली यहाँ पर एक डिस्टिंक्ट लेयर फॉर्म हो जाती है, पेरीवेटिलाइन स्पेस फॉर्म हो जाता है फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन
फॉर्म होता है और उनके सराउंडिंग में पेरीविटलाइन स्पेस फॉर्म होता है जो कि प्रिवेंट करता है अदर स्पर्म्स को एग में एंट्री करने के लिए. और वी कैन से द पॉलीस्पर्म इज अवॉइडेड. ओनली वन स्पर्म कैन फर्टिलाइज द ओवम. सो बाकी के स्पर्म्स की एंट्री को ये फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन स्टॉप कर देते हैं. नाउ एक्टिवेशन ऑफ ओवम. So the ovum before fertilization was at metaphase 2 stage, and with the contact of sperm head to the vitelline membrane of egg, it gets activated to resume and complete its meiosis 2. So fertilization के पहले ओवम मेटाफेज 2 स्टेज में अरेस्टेड होता है. इनका meiosis 2 कंप्लीट नहीं होता क्योंकि इनके पास सेंट्रियोल नहीं होता. सो सेंट्रियोल नहीं होता है इसलिए ये मेटाफेज 2 में अरेस्टेड होता है. एंड विद द कॉन्टैक्ट ऑफ स्पर्म हेड टू द विटेलाइन मेम्ब्रेन ऑफ एग, जब एग के विटेलाइन मेम्ब्रेन से स्पर्म के हेड का कॉन्टैक्ट होता है तभी ये एक्टिवेटेड हो जाते हैं और अपना meiosis 2 कंप्लीट करते हैं. सो जब स्पर्म का हेड विटेलाइन मेम्ब्रेन के कॉन्टैक्ट में आता है देन स्पर्म अपना सेंट्रियोल रिलीज़ करते हैं सेकेंडरी oocyte के अंदर. सो जैसे इनका सेंट्रियोल रिलीज़ करते हैं सेकेंडरी oocyte में, सो यहाँ पर अंदर ये एक्टिवेट हो जाते हैं और इनका मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टीलोफेज 2 ये सारे स्टेजेस कंप्लीट होते हैं और इस तरह से meiosis 2 कंप्लीट हो जाता है. एंड साथ ही यहाँ पर इट गिव्स आउट द सेकेंड पोलर बॉडी. सो meiosis 2 कंप्लीट होता है. इनमें सेकेंडरी oocyte डेवलप हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है ओवम में. सेकेंडरी oocyte डेवलप हो जाता है ओवम में एंड साथ ही सेकेंड पोलर बॉडी फॉर्म होता है. एंड द जर्मिनल वेसिकल ऑर्गेनाइजेज इनटू फीमेल प्रोन्यूक्लियस एंड एट दिस स्टेज इट इज़ ट्रू ओवम और एग. अब जर्मिनल वेसिकल ये ऑर्गेनाइज हो जाता है फीमेल प्रोन्यूक्लियस में. ये फीमेल प्रोन्यूक्लियस में डेवलप हो जाता है एंड इस स्टेज में इसे हम कहते हैं ट्रू ओवम. सो अब यहाँ पर जो ओवम फॉर्म होता है दिस इज़ ट्रू ओवम फॉर्म होता है. सो ये एज वी हैड डिस्कस्ड अबाउट कि लाइक प्राइमरी जर्मिनल सेल डिप्लॉयड नंबर है, इनमें रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन होता है एंड oogonal सेल्स फॉर्म होते हैं. अब ये oogonia जब मैच्योर होते हैं तो डेवलप होते हैं प्राइमरी oocyte दैट इज़ ऑल्सो डिप्लॉयड इन नंबर. अब इनमें जब मियोटिक डिवीजन होगा तो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन में 2 डॉटर सेल्स विल फॉर्म जहाँ पर साइटोप्लाज्मा का अनइक्वल डिवीजन होता है. फॉर्म होता है सेकेंडरी oocyte एंड फर्स्ट पोलर बॉडी. सो यहाँ पर जो प्राइमरी oocyte फॉर्म होता है ये भी अरेस्टेड होते हैं प्रोफेज 1 स्टेज में और इनमें से एक को ही चांस मिलता है मेंस्ट्रुअल साइकिल में जाने का. सो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल में एंटर करते हैं उनका ही meiosis 1 कंप्लीट होता है और इस तरह से डिवीज़न होता है प्राइमरी oocyte का 2 डॉटर सेल्स में जहाँ पर सेकेंडरी oocyte एंड फर्स्ट पोलर बॉडी फॉर्म होते हैं. सो अब सेकेंडरी oocyte जो ओवरी से रिलीज़ होता है ये फर्टिलाइजेशन इनका होता है स्पर्म के साथ. एंड फर्स्ट पोलर बॉडी क्योंकि यहाँ पर साइटोप्लाज्मा का कंटेंट बहुत ही कम होता है बट यहाँ पर एज इनमें जो भी न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं ये सेकेंडरी oocyte को दे देते हैं. बट दिस पोलर बॉडी विल नॉट टेक पार्ट इन द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस. स्पर्म का फर्टिलाइजेशन होगा सेकेंडरी oocyte से बट ये सेकेंडरी oocyte इनमें meiosis 2 स्टार्ट तो होता है लेकिन इनका meiosis 2 कंप्लीट नहीं होता क्योंकि इनके पास सेंट्रियोल नहीं होता सेकेंडरी oocyte के साथ. सो जब स्पर्म का हेड सेकेंडरी oocyte के विटेलाइन मेम्ब्रेन को कांटेक्ट में आता है, उनको पेनिट्रेट करता है और अपना सेंट्रियोल रिलीज़ करता है सेकेंडरी oocyte में. सो जैसे इनको सेंट्रियोल मिलता है स्पर्म का इनका meiosis 2 कंप्लीट हो जाता है. और यहाँ पे जैसे ही meiosis 2 कंप्लीट होता है यहाँ पे इनमें डिवीजन होता है, यहाँ पे फॉर्म होता है ओवम एंड सेकेंड पोलर बॉडी. अब ये जो ओवम है यही मेच्योर होता है एग सेल में और इसे ही हम कहते हैं ट्रू ओवम. यही ट्रू ओवम है और यहाँ पे इस स्टेज में अब जो जर्मिनल वेसिकल थे वो ऑर्गेनाइज होते हैं फीमेल प्रोन्यूक्लियस में. यहाँ पे ट्रू ओवम फॉर्म होता है, सेकेंड पोलर बॉडी फॉर्म होते हैं. सेकेंड पोलर बॉडी भी इनमें जो एक्सेस न्यूट्रिएंट्स होते हैं
फर्टिलाइजेशन के समय ही सेकेंड पोलर बॉडी फॉर्म होते हैं विच हेल्प्स इन शेडिंग ऑफ एक्सेस न्यूट्रिएंट्स ड्यूरिंग ओवम प्रोडक्शन. सो ओवम प्रोडक्शन के समय जो एक्सेस न्यूट्रिएंट रहते हैं उनको शेड ऑफ करने में हेल्प करते हैं. Now after the formation of true ovum, fusion of egg and sperm takes place. The covering of male and female pronuclei degenerate, allowing the chromosomal pairing, and this result in the formation of synkaryon by the process called as syngamy. So male and female pronucleus की जो कवरिंग है वो डीजनरेट हो जाती है जिसकी वजह से क्रोमोसोमल पेयरिंग होता है. एंड ड्यू टू दैट हियर फॉर्मेशन ऑफ सिंकैरियन, जिसकी वजह से सिंकैरियन फॉर्म होता है. एंड इसी प्रोसेस को हम कहते हैं सिंगैमी या कैरियोगैमी. एंड दस जाइगोट इज़ फॉर्म्ड. सो अब जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है जब मेल प्रोन्यूक्लियस एंड फीमेल प्रोन्यूक्लियस की कवरिंग डीजनरेट हो जाएगी. अब उनमें फ्यूजन होता है, क्रोमोसोमल पेयरिंग स्टार्ट होता है एंड इसे हम कहते हैं सिंगैमी, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल प्रोन्यूक्लियाई एंड फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट. The proximal centriole received from the sperm helps in the formation of synkaryon spindle and cleavage of cell into two blastomere. So जब sperm का proximal centriole receive होता है secondary oocyte में, then synkaryon spindle का formation होता है, cell में cleavage होता है and two blastomeres फॉर्म हो जाते हैं. सो इन दिस वे द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इज कंप्लीट वेयर फ्यूजन बिटवीन मेल एंड फीमेल प्रोन्यूक्लियाई एंड फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड एज सिंगैमी और कैरियोगैमी. सो हियर यू कैन सी इन द फिगर after the sperm penetrate the secondary oocyte, the oocyte completes meiosis II forming the ovum and second polar body. So this is the structure of secondary oocyte. ये secondary oocyte का structure है और जब sperm इसको penetrate करता है secondary oocyte को and अपना centriole release करता है, अपना nucleus release करता है, then ये secondary oocyte का meiosis II complete हो जाता है. As ये meiosis II के metaphase II में arrested होता है क्योंकि इसके पास centriole नहीं होता. So जैसे ही इनको sperm का सेंट्रियोल मिलता है, इनका मियोसिस II कंप्लीट होता है एंड देन सेकेंडरी oocyte से ओवम का फॉर्मेशन हो जाता है एंड सेकेंड पोलर बॉडी फॉर्म होती है. एंड नाउ हियर द स्पर्म एंड ओवम न्यूक्लियाई स्वेल फॉर्मिंग प्रोन्यूक्लियाई. अब नाउ यहाँ पर स्पर्म एंड ओवम के जो न्यूक्लियस हैं वो स्वेल हो जाते हैं एंड फॉर्म करते हैं प्रोन्यूक्लियाई. सो दिस इज मेल प्रोन्यूक्लियाई एंड दिस इज फीमेल प्रोन्यूक्लियस. And here is the polar bodies. And now pronuclei approach each other and mitotic spindle form between them. अब pronuclei, male pronuclei and female pronuclei के बीच में यहाँ पर फ्यूजन होता है, यहाँ पर mitotic spindle formation होता है दोनों के बीच में. Here you can see centriole which helps in the further process, in the further division. Now ये chromosome of बोथ प्रोन्यूक्लियाई इंटरमिक्स. अब दोनों ही प्रोन्यूक्लियाई के जो क्रोमोसोम हैं वो मिक्स होते हैं और यहाँ पर जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है एंड इन दिस वे फर्टिलाइजेशन इज अकम्प्लिश्ड. वी कैन से फर्टिलाइजेशन इज कंप्लीट. यस, सो जब स्पर्म्स का एंट्री होता है सेकेंडरी oocyte में, देन उसको स्टिमुलेट करता है स्पर्म सेकेंडरी oocyte को, इनका मियोसिस II कंप्लीट होता है और इस यही oogenesis का एंड होता है और यहाँ पर सेकेंड पोलर बॉडी रिलीज हो जाती है. यस, दिस इज सेकेंड पोलर बॉडी एंड नाउ द न्यूक्लियस ऑफ सेकेंडरी oocyte बिकम प्रोन्यूक्लियस. अब यहाँ पर जो सेकेंडरी oocyte का न्यूक्लियस था ये जब स्वेल होता है ये प्रोन्यूक्लियस हो जाता है एंड एट दिस टाइम हेड ऑफ स्पर्म गेट डिटैच्ड फ्रॉम द मिडल पीस एंड टेल. सो इस समय अब यहाँ पे जो स्पर्म का टेल एंड हेड था, अब ये इनका हेड डिटैच हो जाता है इनके मिडल पीस से एंड नाउ द स्पर्म न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज प्रोन्यूक्लियस. तो जब इनका टेल और जब इनका मिडल पीस डिटैच हो जाता है स्पर्म से, यहाँ पे सेकेंड डायग्राम में यू कैन सी, देन अब जो स्पर्म का प्रोन्यूक्लियस है, यहाँ स्पर्म का न्यूक्लियस है, इसे हम कहते हैं प्रोन्यूक्लियस. एंड देन मिक्सिंग ऑफ क्रोमोसोम टेक्स प्लेस. सो अब यहाँ पर क्रोमोसोम का मिक्सिंग होता है, मेल एंड फीमेल प्रोन्यूक्लियस का मिक्सिंग होगा एंड दिस इज कॉल्ड एज एम्फीमिक्सिस.
एम्फीमिक्सिस और वी कैन से कैरियोगैमी, जहाँ पर कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन दोनों पेरेंट्स के मिक्स होते हैं. हियर यू कैन सी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ऑफ टू पेरेंट्स, मेल एंड फीमेल गैमीट का फ्यूजन हो रहा है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन मिक्स हो रहा है एंड द ओवम इज़ नाउ डिप्लॉयड. अब यहाँ पर जो ओवम था अब वो डिप्लॉयड है एंड इट इज़ कॉल्ड एज जाइगोट. अब इसी को हम जाइगोट कहते हैं. Yes, this is called as zygote. So zygote comes from the word zygon. Zygon से लिया गया है. Zygon means yoked together, जहाँ पर कि मेल एंड फीमेल दोनों ही गैमीट में मिक्सिंग हो रहा है, उनका जेनेटिक इन्फॉर्मेशन मिक्स हो रहा है. वी कैन से yoked together so that it is called as zygote. So zygote or synkaryon. Zygote is also called as synkaryon. So zygote or synkaryon is the first cell of new life. New life का first cell होता है and now mother is said to be conceived. So in this way we had discussed about the process of fertilization. Here we had discussed about different events and mechanism of fertilization, and now we will discuss about the significance of fertilization. Now let's see the significance of fertilization. Here secondary oocyte completes the process of oogenesis and is transformed into mature ovum. So after completion of meiosis 2, secondary oocyte conclude the process of oogenesis. So यहाँ secondary oocyte अपना oogenesis का process complete करती है जब उनका meiosis 2 complete हो जाता है and वो transform हो जाते हैं mature ovum में, which is haploid in number. And the diploid chromosome number is restored in the zygote by the process of syngamy. So here fertilization restore diploid number of chromosome in the zygote. So fertilization की वजह से ही zygote में chromosome का number diploid होता है. The ovum lacks the centrioles necessary for further division are received from the sperm during fertilization. सो एज ओवम के पास या सेकेंडरी oocyte के पास उनका सेंट्रियोल नहीं होता, जिसकी वजह से वो अपना मियोसिस 2 कंप्लीट नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि सेंट्रियोल फर्दर डिवीजन के लिए बहुत ही नेसेसरी होता है. सो जब सेकेंडरी oocyte को स्पर्म से सेंट्रियोल मिलता है देन वो अपना फर्दर डिवीजन कंप्लीट करते हैं फर्टिलाइजेशन के समय एंड फॉर्म करते हैं मैच्योर ओवम. फर्टिलाइजेशन इन्वॉल्व्स the fusion of male and female gametes from the two parents and it results in variation which are significant in evolution. So here we had seen कि in fertilization process fusion होता है male and female gamete का. So यहाँ पर two parents are involved. So from male parent male gamete, from female parent female gamete, fusion between them and fertilization takes place, formation of zygote. तो यहाँ पर क्योंकि टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, मेल एंड फीमेल गैमेट्स इन्वॉल्व हैं, सो यहाँ पर हमें वेरिएशंस दिखाई देते हैं जो कि इवोल्यूशन के लिए बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है एंड हियर सेक्स ऑफ ऑफस्प्रिंग इज डिटरमिन्ड. सो ये फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में ऑफस्प्रिंग का सेक्स भी डिटरमिन्ड हो जाता है. So in this way we had discussed about the process of fertilization where we had seen different events of fertilization, we had seen different steps in the mechanism of fertilization, and at last we had discussed about the significance of fertilization. So overall we have completed the fertilization process, and in next lecture we will discuss about embryonic development.